के साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच, अब एक तरफ जहां इसराइल और ईरान के बीच इस समय युद्ध रुका हुआ है, लेकिन जुबानी जंग तेज हो गई है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में। ईरान को लेकर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमेनी, उन्होंने उन जो बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से अमेरिका और इसराइल दोनों को मुंह की खानी पड़ी ईरान पर हमले के बाद। उसको लेकर टिप्पणी की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा है कि ईरान गलत दावे कर रहा है कि उसने अमेरिका को हराया है। हालांकि ईरान की तरफ से दावे वो किए गए हैं जिन दावों की पुष्टि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी वहाँ पेंटागन की ओर से भी की गई है। उसकी एक रिपोर्ट लीक हुई जिसका जिक्र अमेरिका के अखबारों में और मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना के वो भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन इधर ईरान और अमेरिका के बीच अब जुबानी लड़ाई भी तेज हो गई है। इसको लेकर लगातार बयान आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर इस समय बिल्कुल भड़के हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, इसराइल की जनता के खिलाफ भड़के हुए हैं और वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खिलाफ भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर भारत में इस समय कुछ मुद्दों पर जबरदस्त वैचारिक टकराव देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है संविधान को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक बार फिर संविधान को लेकर बुरी तरह से घिरे हुए हैं, और घिरे इसलिए हैं क्योंकि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। अब एक बार फिर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किस तरह से संविधान को खत्म करने या संविधान को कमजोर करने की मंशा पाले हुए है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ या सरकार, एनडीए सरकार एक तरफ इमरजेंसी के 50 साल का वो एक काला अध्याय बताते हुए उसकी चर्चा कर रही है, और दूसरी तरफ संविधान से चीज़ों को हटाने की बात हो रही है। संविधान में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वहाँ पर जो एक वैचारिक उसका दिखाई पड़ता है, जो भावनाएं दिखाई पड़ती हैं, आरएसएस और बीजेपी उनको खत्म करने पर तुले हुए हैं, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। विपक्ष के कई नेताओं की उस पर प्रतिक्रिया आई है, और इसे लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस घिरे हुए हैं। अमलेंदु जी, ये बयान कुछ इस तरीके से 2015 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस एक बयान की भी इस संदर्भ में चर्चा हो रही है, जब उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और तब भी आरोप लगा था कि आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से संविधान को खत्म करने पर और संविधान में जो दिए हुए अधिकार हैं उनको किस तरह से खत्म करने और कमजोर करने पर लगे हुए हैं। बहुत बड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में। और एक बार फिर जो दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान आया है उसको लेकर भी उसकी टाइमिंग भी कुछ ऐसी है कि बिहार के चुनाव आने वाले दिनों में है। अब इस पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और दूसरी ओर दत्तात्रेय होसबोले के बयान की एक तरह से उसको एंडोर्स किया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बयान खुद देती है और कुछ बयान आरएसएस के लोगों से दिलवाती है, लेकिन मूल रूप से जो विचारधारा है वो दोनों की एक ही है और उसी विचारधारा के अनुरूप काम करते दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, दोनों एक ही विचारधारा के अनुरूप काम करते दिखाई पड़ते हैं, और संविधान से इनका बैर पुराना है जी, नया नहीं है। संविधान के विरोधी ये लोग शुरू से नहीं। जब संविधान बन रहा था उस समय भी संविधान का इन लोगों ने विरोध किया था। आरएसएस हिंदू महासभा ने संविधान का उस समय भी विरोध किया था, और ये कई बार ये तथ्य जो है सामने रखे जा चुके हैं और पब्लिक डोमेन में है जी। यहाँ महत्वपूर्ण एक सूचना समीर जी बल्कि कहा जाए वो ये है कि ये जो आज समाजवाद हटाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो उस भारतीय जनता पार्टी का जो पहला आर्थिक प्रस्ताव था जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उसकी भाषण दिया था, उसमें जो दिया गया था, मुंबई में हुआ था वो दिसंबर 1980 में, और उसमें कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद को अपनाएगी जी। तो ये गांधीवादी समाजवाद को अपनाने वाली पार्टी जो है वो कह रही है कि संविधान से समाजवाद और सेकुलर हटा देना चाहिए, ये कहा जाता है। गांधीवादी समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ना तो गांधीवाद को मानते हैं और ना समाजवाद को, दोनों को ही हटाने की बात करते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष तौर से भले न करते हो, लेकिन विचारधारा को मानने वाले और जो तमाम संगठन है आरएसएस और बीजेपी के आनुषंगिक संगठन, उनकी तरफ से बार बार इस तरह के बयान आते रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि मुंह में राम और दिल में नाथूराम जी।
इसीलिए कहा जाता है कि ना बात करेंगे आप गांधीवादी समाजवाद की, ना गांधीवाद को अपनाएंगे ना गांधी को अपनाएंगे, गोडसे के पुजारी जो हैं उनको आप अपनी पार्टी में भर्ती करेंगे सबको, और गोडसे की आप प्रशंसा करेंगे, ये सारी चीज़ें, तो इनको लेकर ये सवाल उठते रहते हैं लगातार। तो ये इतना है, इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं समीर जी आ रही हैं, जो कहा है जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबोले ने, और भारतीय जनता पार्टी उसको बैक करती हुई नजर आती है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए और कई नेताओं की इस पर और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर, जी इस पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और जो आपने बात कही अमलेंदु जी की, खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आर्थिक प्रस्ताव में गांधीयन समाजवाद पर, गांधीवादी समाजवाद पर चलने की बात कही थी, उससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन वो खुद अब समाजवाद और ये जो पंथ निरपेक्षता है यानी सेकुलरिज्म है उसका विरोध कर रही है, और उसको आपत्ति है कि इन दोनों ही शब्दों को प्रस्तावना से हटा दिया जाए। ये दोनों ही शब्दों को जोड़ा गया था 1942वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में, जब इमरजेंसी लागू थी। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उससे दिक्कत है तो 1976 में ये भले ही 42वें संशोधन के जरिए आया, लेकिन उसको चाहते तो हटा भी सकते थे। बाद में उनके समर्थन से सरकारें भी बनी, उनके समर्थन और उनकी पार्टी की भी सरकार बनी, लेकिन फिर उसको क्यों नहीं हटाया गया? कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। और यहीं पर दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान समाजवाद शब्द को लेकर जो आपत्ति जताई है, उसको लेकर बिहार के चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि बिहार की जो दो लीडिंग पार्टियां हैं वो समाजवादी वैचारिकता से ही आई है। आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, उसमें जेडीयू तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भी चला रही है। खैर, सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है इस बयान पर दत्तात्रेय होसबोले के कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए संविधान की प्रस्तावना से। तो यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जब हुआ तो खुद उसने इसी विचारधारा पर चलने की बात कही थी, वादा किया था देश की जनता से, फिर सरकारें भी बनाई, और शायद यही वजह है कि उसको कभी खत्म नहीं किया, क्योंकि खत्म करने की कोशिश जरूर हुई होती। हालांकि इनको प्रस्तावना से निकालना भी आसान नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये संविधान के मूल ढांचे हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि केवल प्रस्तावना के जरिए इन दो शब्दों को जोड़ा गया है, लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन दोनों के मूल तत्व संविधान के तमाम आर्टिकल्स में पहले से ही बनाए गए हैं, रखे गए हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो चाहे डीपीएसपी हो, और उन्हीं के आधार पर सरकारें काम करती हैं। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये संविधान की मूल भावना है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको संविधान का मूल ढांचा बताया है, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता, और संविधान के मूल सिद्धांत हैं जी, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो है। और इसको खुद जैसा कल जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, वो आदेश जो सीजीआई रहे चंद्रचूड़ साहब वो देकर गए थे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की याचिका पर ही कि आप ये संविधान कर दीजिए, हटा दीजिए उसको ये कहा था, उसको कहा था कि ये नहीं हटाया जा सकता है, मूल सिद्धांत है, इसको लेकर तो ये दिया था। जयराम रमेश ने इस पर अपनी बात भी रखी है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान से हटाना चाहती है सेक्युलर और सोशलिस्ट। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कह रहे हैं इसको लेकर। लेकिन ये बहस अब तेज हो गई है, और बहस ये नहीं तेज हो गई है कि इन दोनों शब्दों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि ये संविधान के मूल तत्व हैं, बेसिक फीचर है, ये संविधान की मूल भावना को ये दर्शाते हैं। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर शुरू हुई है कि आरएसएस और बीजेपी संविधान के किन किन मूल्यों को परिवर्तित करना चाहते हैं, क्या वो पूरा का पूरा संविधान परिवर्तित करना चाहते हैं, जो चर्चा हो रही थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और बीजेपी के ही कई नेताओं ने कहा था कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान को बदला जा सके। सुनते हैं जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं कि आरएसएस तो शुरू से ही संविधान को नहीं मान रही है, जिस दिन से संविधान बना है, बनकर तैयार हुआ है, जिस दिन से लागू हुआ है, क्योंकि शुरू से इसका विरोध होता रहा आरएसएस की तरफ से। और दूसरी ओर जब भी बीजेपी की सरकारें सत्ता में आई तो उनको बदलने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये संविधान का मूल ढांचा है, ये समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द। लेकिन इन सब के बावजूद उसको बदलने की कोशिशें जारी रहती हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संविधान समीक्षा आयोग की बात रही हो। हालांकि उसकी सिफारिशों में भी
इन दोनों शब्दों को इसको मूल ढांचे के तहत ही बताया गया था और जो सिफारिश दी गई थी उसमें इनको न बदलने की बात कही गई थी। लेकिन एक बार फिर अब चर्चा छेड़ी है और चर्चा इसलिए छेड़ी है कि उससे पता लग रहा है कि संविधान को लेकर आरएसएस की सोच क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, ये विपक्ष का कहना है। हाँ बिल्कुल, ये विपक्ष का कहना है कि इससे मालूम पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी असल में क्या सोचती है, मन में क्या है उनके और जुआ पे क्या है। तो अब मन की बातें जुआ पे आ रही हैं। अभी तक मन की बातें मन में रहती थी, लेकिन अब मन की बातें जुआ पे आ रही हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो अब ये खुलकर संविधान के खिलाफ आ गए हैं। विरोधी संविधान के पहले भी थे और जब संविधान बन रहा था तब भी संविधान का विरोध किया था, लेकिन फिर बाद में जब देखा कि इनको जनता पूछ नहीं रही है तो अपने बिल में घुस गए थे, फिर संविधान के खिलाफ नहीं बोलते थे। लेकिन अब जो है फिर से वो संविधान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ये अब चीज़ें सामने आ रही है। तो ये सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर घिरे हुए हैं। एक बार सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं। और लगातार दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी दलों की, और ये कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की संविधान को लेकर जो सोच है, जो उनकी इच्छा है, वो दिखाई पड़ रही है इस बयान में। सुनते हैं संदीप दीक्षित को क्या कह रहे हैं। उठ रहे हैं कि क्यों आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संविधान में इन दो जो मूल भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं उनको बदल रहे हैं। और ये मूल भाव केवल प्रियम्बल में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, प्रस्तावना में नहीं दिख रहे हैं, बल्कि इनके आधार पर पूरा संविधान बना हुआ है। संविधान के तमाम ऐसे आर्टिकल हैं जो सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की वकालत करते हैं, उनकी बात करते हैं। और सीधे ले चलते हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और कई और नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुरू से ही इस तरह की रही है और जो तमाम संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति उसका भरोसा नहीं है, ये बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ये प्रवक्ता और नेता। और इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनकी तरफ से भी आरएसएस के इस बयान की आलोचना हो रही है। लालू यादव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने इस विचारधारा के लिए आरएसएस को बताया है कि ये उनकी मूल विचारधारा है, वास्तविक विचारधारा है, जो बार बार उनके जबान पर आ जाती है, उसकी चर्चा कर देते हैं। लालू यादव ने लिखा है अपने ट्वीट में उन्होंने कि देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सकें। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन और विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है। ये बहुत तल्ख शब्दों में उन्होंने टिप्पणी की है अपने इस बयान में लालू यादव ने। और जैसा अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी की, ये बिहार चुनाव से ठीक पहले कहीं ये फिर 2015 का रिपीटिशन ना हो जाए, क्योंकि उस समय भी आरएसएस प्रमुख का बयान, और वो भी आरक्षण से संबंधित था, संविधान से ही संबंधित था, जिसको लेकर आरजेडी ने या कहिए कि महागठबंधन ने जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाया था और उसका नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल, उसका नुकसान हुआ था। और अब फिर जो है एक कहा जाए जो उड़ता हुआ तीर जो है वो आरएसएस ने खुद ले लिया है जी। और बीजेपी को इसका नुकसान जबरदस्त तरीके से उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो समझिए जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराजगी है, और इधर जिस तरीके से आरएसएस संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट सब हटाने के लिए मैदान में कूद पड़ा है, तो ये साफ संदेश डाल रहा है कि इनको 400 पार जो है वो इसीलिए चाहिए था कि ये संविधान को बदल सके और इस संविधान को खत्म कर सके, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, वंचितों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आरएसएस को, ये कहा जाता है। विपक्ष के साफ तौर पर यही आरोप है, और यही बात लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि इनका जो है इससे दर्द मतलब पुराना जो है बैर है इस संविधान के साथ, और कांग्रेस ने भी यही कहा है। तो ये इनको लेकर जिस तरीके से परेशानी होती है संविधान से, वो साफ तौर पर समझ में आता है कि संविधान भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की आंखों में चुभता क्यों। इसलिए चुभता है कि इस संविधान ने वयस्क मताधिकार दिया, देश के हर आवाम को वोट देने का अधिकार दिया, और ये देश के हर आवाम को वोट के विरोधी हैं जी। ये लगातार जो गोलवलकर जो कुछ कहते रहे, लिखते रहे, वो सब में साफ दिखाई पड़ता है कि वो समानता के विरोधी हैं। सभी को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार, और वोट देने के अधिकार को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ी है अमलेंदु जी। चुनाव आयोग जिस तरह से घिरा नजर आ रहा है बिहार के चुनाव में, वहां पर वोटर लिस्ट जो बनाई जा रही है उसमें जिस तरह से नए सिरे से कुछ लोगों को अपने उस लिस्ट में शामिल करने के लिए अप्लाई करना है, और उसमें उनके माता पिता के जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको उसका जिक्र करना है, उस एफिडेविट में लगाना है, तभी वो नए सिरे से मतदाता सूची में शामिल हो पाएंगे। चुनाव आयोग के इस नए फरमान को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है, पूरे विपक्ष में नाराजगी है, और चुनाव आयोग वैसे भी
तमाम जो आरोप है उनमें घिरा हुआ है। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले ये नया फरमान उसने जो निकाला है, इसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। तेजस्वी यादव ने, बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आरजेडी नेता, उन्होंने कल इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े आरोप लगाए चुनाव आयोग पर कि किस तरह से लोगों को मतदाता सूची से निकालने की साजिश की जा रही है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लगा है और जिस तरीके से वहां मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटने की साजिश है, ये विपक्ष कह रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि केवल यह भी बिहार में लागू हो रहा है, लेकिन ये आशंकाएं जताई जा रही हैं इसका प्रसार भी होना है। और पश्चिम बंगाल में खासतौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि बिहार के बाद अब इसको वहां भी लागू किया जाएगा, यानी मतदाता सूचियों में इतने कागज मांग लिए जाएंगे कि तमाम लोगों के जो न दे पाए उनके नाम वहां से काट दिए जाए। सुनेंगे टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन को भी। लेकिन ये जो साजिश है, ये बड़ी साजिश है और एक मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने का नया तरीका निकाला है। ये आरोप लगातार महाराष्ट्र में भी लगे थे और दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय खास तौर पर लगे थे, लेकिन अब बिहार में इसको नए तरीके से मतदाता सूचियों से नाम काटने की साजिश की जा रही है। ये विपक्ष का आरोप है। हाँ, बिल्कुल समझिए, विपक्ष का आरोप यह है कि मतदाता सूची से विपक्ष के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। और ये साजिश इसलिए रची जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वो चोरियां पकड़ ली कि किस तरीके से फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं जी। और लगातार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेकर जो फर्जी वोटिंग हुई, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वो फर्जी मतदाता बढ़ाए गए। तो अब ये बिहार में चूंकि फर्जी मतदाता नहीं बढ़ने देगा विपक्ष, तो इसलिए विपक्ष के असली मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। जी भाई, आप फर्जी मतदाता नहीं बढ़ने देंगे बीजेपी के, तो विपक्ष के असली मतदाता उनके नाम काट दिए जाए। ये इस पे काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग। ये आरोप है विपक्ष का। जी बिल्कुल, ये और ये लगातार आरोप लग ही रहे हैं कि सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग किस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से नए फॉर्मेट के तहत लोगों को नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जा रही है और उसमें बहुत सारे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, यानी बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब करने की साजिश की जा रही है। ये विपक्ष का आरोप है। सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और सीधे तौर पर ये 1 महीने के भीतर लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र दें। सवाल उठता है कि लोगों के पास पहले से ही जब ये मतदाता प्रमाण पत्र है, ये वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, इतने सारे पहचान पत्र बना रखे हैं, उसके बाद माता पिता और उसके हो सकता है कि बाद में पूछे कि आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के भी जन्म प्रमाण पत्र लाइए। इसका मतलब क्या है? और यही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीधे तौर पर बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम काटने की साजिश रची जा रही है। सिर्फ वोटर्स का नाम काटने की साजिश नहीं है समीर जी, ये नागरिकता से वंचित करने की भी साजिश है। यानी बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो क्या डिटेंशन सेंटर्स में भेजे जाएंगे। इसका मतलब अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आप नागरिक नहीं रहे जी। तो क्या आप नागरिक नहीं रहेंगे तो डिटेंशन सेंटर्स में जाएंगे। एक बड़ा षड्यंत्र जो है ये चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी और वही जो एथनिक क्लींजिंग कहा जाता है वो उसका एजेंडा लागू करने की कोशिश हो रही है। ये ऐसा विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल, ये आरोप है और इसको लेकर अब पूरे विपक्ष में खलबली मची हुई है, विरोध हो रहा है। जैसा तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग में भी इसको लेकर जाएंगे और न सिर्फ ये बिहार में बल्कि इसको आगे भी लागू किया जाएगा, ये आशंका जताई जा रही है। और सबसे पहले बिहार के बाद इसको पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी इस तरह के इस चुनाव आयोग के इस नए फरमान पर सवाल उठाया है, विरोध किया है और आशंका जताई है कि ये बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और फिर पूरे देश में, यानी बड़ी संख्या में देश भर में लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रची जा रही है, ये कहा जा रहा है। सुनते हैं डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं इस चुनाव आयोग के इस नए फरमान पर। ये बड़ी संख्या में लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश हो रही है और ये न केवल बिहार में बल्कि ये पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। और बिहार में अगर इस तरह का कोई एक फरमान जारी करना था, उसको लागू करना था, नए सिरे से मतदाता सूची को इवेल्युएट करना था, तो उसके लिए समय चाहिए था। महज
20-25 दिन के भीतर इस तरह का आदेश जारी करना। अब इसमें कौन किसको मिल पाएंगे वो सारे दस्तावेज? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र का हो सकता है कि कोई प्रूफ ना मिल पाए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, खास तौर पर जो गरीब होंगे, पिछड़े होंगे, आदिवासी इलाकों में लोग होंगे, उनके पास ये सारे दस्तावेज नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उनके नाम मतदाता सूची से कट जाएंगे और वो वोट नहीं डाल पाएंगे। वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि संविधान में इसको वोटिंग राइट रखे गए हैं, हर नागरिक को दिए गए हैं, और अगर यही अधिकार उसका छीन लिया जाएगा तो फिर वो देश का नागरिक होने के नाते अपने किस अधिकार का प्रयोग कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, किस अधिकार का प्रयोग कर पाएगा, और सीधे सीधे नागरिकता से बाहर कर दिया जाएगा। और इसको लेकर समीर जी, असदुद्दीन ओवैसी जो AIM चीफ हैं, हाँ, उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं और उस पर उन्होंने बहुत वाजिब प्रतिक्रिया अपनी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये क्या NRC गुप्त तरीके से लागू की जा रही है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि NRC को जो है गुप्त तरीके से लागू किया जा रहा है और लिस्ट में से नाम काटे जाएंगे, फिर डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। जी हम लोग देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, काफी लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है और लिख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहाँ पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहाँ पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं, वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमज़ोर हो जाएगा। ये लिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIM के नेता। इनकी पार्टी ने भी पिछले चुनाव में वहाँ पार्टिसिपेट किया था, और जिस सीमांचल इलाके की बात कर रहे हैं, अच्छी खासी उनको सफलता मिली थी। लेकिन सफलता और असफलता, राजनीतिक हार और जीत अलग बात है, लेकिन किस तरीके से लोगों को वोटर राइट्स जो उनको मिले हुए हैं, यानी वोट देने का अधिकार मिला हुआ है एक नागरिक होने के नाते, उस अधिकार को एक कह लीजिए कि छिपे तरीके से उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये विपक्ष का आरोप है, और चुनाव आयोग के इस फरमान से सीधे तौर पर वो दिखाई भी पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग के फरमान से सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से नागरिक को उसके अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। जी, कांग्रेस ने तो आज समीर जी बिल्कुल साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार जो है वो बिहारियों के वोट का अधिकार छीनना चाहती है। ये बहुत कहा जाए कि तीखा आरोप जो है, बहुत तगड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगाया है कि मोदी सरकार बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने जा रही है, जो छीनना चाहती है। ये उनका आरोप है। अब ये समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पे समीर जी अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो ये वोट का अधिकार छीनने की ही चीज़ें हैं, जिस तरीके से जो फॉर्म जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और 1 महीने के अंदर ये सब करना है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा जो बन रहा है। लेकिन यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे समीर जी कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ट्विटर पे बयान जारी कर देना और चुनाव आयोग से शिकायत कर देना, जो आपकी शिकायत सुनी नहीं रहा है और एक लाइन में जवाब नहीं देगा। शिकायत आप किससे कर रहे हैं? जो खुद अपराधी है आप उससे शिकायत कर रहे हैं। जी, तो इससे काम नहीं बनेगा। राजनीतिक दलों को हम फिर कहेंगे, पहले भी हमने कहा है कि चुनाव आयोग पर प्रदर्शन आपको बड़ा आयोजित करना पड़ेगा, और घेरा डालो डेरा डालो जो पहले समाजवादियों का नारा हुआ करता था, उसको अपनाते हुए आपको घेरा और डेरा डालना पड़ेगा चुनाव आयोग पर, और वरना इसी तरीके से सारे चुनाव लूटे जाते रहेंगे जिस तरीके से हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ। जी, तो ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सिर्फ आपकी बयानबाजियां जो हैं ये सिर्फ जनता को भरोसे में देने के लिए कि आप कुछ कर रहे हैं ये दिखाई देंगे, इस विपक्ष का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि जितने कम समय में आयोग ने लोगों से दस्तावेज देने को कहा है, जन्म प्रमाण पत्र अपने माता पिता का प्रस्तुत करने को कहा है, उतने कम समय में कौन कर पाएगा? बहुत कम लोग ही होंगे जिनके पास ये दस्तावेज होंगे। बहुत सारे लोगों के पास होंगे ही नहीं, वो उनको दे ही नहीं पाएंगे और बनवा ही नहीं पाएंगे कि वो क्योंकि नहीं होगा उनके पास, नहीं दे पाएंगे तो फिर ये अपने वो जो उनके पास मत देने का यानी वोट देने का अधिकार है उससे उनको वंचित कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा ये फरमान है और बहुत बड़ा आरोप विपक्ष का सरकार चुनाव आयोग पर है कि वो लोगों को उनके जो वोटिंग राइट्स हैं उनसे वंचित करने जा रहा है। यानी वो जो आप दे सकते हैं, अपना वोट देने का अधिकार है,
उससे वो अब उनको वंचित रखा जाएगा, वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसा नियम बनाया जा रहा है और 1 महीने के भीतर उसके तहत उनको अपने को दोबारा से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट जो अभी जिसका जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी की, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बिहार के लोगों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। तो लिखा है कि नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बार हमला सीधे आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से कागज दिखाने की नई जुगत असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की है। वोटर लिस्ट में 3 तरह के रिव्यू होते हैं: रूटीन रिव्यू, समरी रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। रूटीन रिव्यू पूरे साल होता रहता है। समरी रिव्यू वोटर लिस्ट को बेस बनाकर कुछ वक्त के लिए 1 साल में एक बार होता है, अमूमन चुनाव से पहले। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू मौजूदा लिस्ट को हटाकर नए सिरे से लिस्ट बनाना। बिहार में 22 साल बाद चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पिछली बार जब बिहार में ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया गया था तब 2 साल लगे थे। अब दावा है कि ये 1 महीने में ही कर लिया जाएगा। ये कैसे संभव है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इंटेंसिव रिव्यू इसको आप 1 महीने के भीतर कैसे कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में लोगों को वोट देने से रोका जाएगा, वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया जाएगा, और जो 39-40 लाख जो एक फ्लोटिंग वोटर्स हैं, फ्लोटिंग वोट्स हैं, जो संजय राउत की भाषा में अगर कहें तो उनको राइट्स मिल जाएंगे बिहार में वोट डालने के लिए, जो आरोप पहले भी लगते रहे। संजय राउत ने कहा ही था कि महाराष्ट्र से वो दिल्ली, फिर दिल्ली से वो पहुंचेंगे बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, यानी जो वास्तविक और जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम उस लिस्ट से काट दिए जाएंगे, और जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जैसा कि आरोप लगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में और दिल्ली में इसी तरह के बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले हैं, वही जाकर अब बिहार में भी वोट डालेंगे। कुछ ऐसा ही होने वाला है। हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है समीर जी। और जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस ने सवाल भी उठाया है जी, और ये सवाल किया है कि जब 3 महीने पहले ही समरी रिव्यू हुआ था तो उसी समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू क्यों नहीं किया गया। और नए चुनाव आयोग ने बोला उन्होंने 1 महीने पहले ही 4000 कंसल्टेशन किए लोगों से, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई। और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने इस पर राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया। ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किसकी मांग पर किया जा रहा है जी? 22 साल बाद एकाएक निर्णय क्यों लिया गया और शुरुआत बिहार से ही क्यों की गई? कुछ महीनों में तो चुनाव होने हैं। अगर ये सब करना ही था तो मानसून के दौरान क्यों करना था, जबकि बिहार का लगभग 73% बाढ़ग्रस्त है। जी हाँ। और फिर प्रमाण पत्र ही चाहिए तो आधार मान्य क्यों नहीं, ये भी सवाल उठाया गया। हाँ। और ये कहा है कि बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं और इस निर्णय का प्रभाव करीब 4.76 करोड़ वोटर पर पड़ेगा, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा गरीब, मजदूर, प्रवासी लोगों पर पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री ना दिखाने के लिए कानून बनाता है, वो पूरे देश के कागज देखने पर क्यों आमादा है? ये कांग्रेस बिल्कुल। एक जो सीए और एनआरसी के विरुद्ध जब आंदोलन चल रहा था अमलेंदु जी, तो आपको याद होगा कि बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया था कागज दिखाने का और न दिखाने का, कि कागज मांगा जा रहा है, आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, और अब वोटर लिस्ट के जरिए एक बार फिर उसको मांगा जा रहा है। एक बार सुनते हैं इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, कांग्रेस पार्टी की नेता, और उसको लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। और लगातार अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग एक बार फिर घिरा हुआ है कि वो कैसे बड़ी संख्या में बिहार के मतदाताओं को मतदाता सूची से निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। अब इसको लेकर एक बड़ा एक माहौल बन रहा है विपक्ष में, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग से इन आरोपों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी पे इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, और आएगी तो क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखना होगा। लेकिन तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि भाई जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कह रहे हैं उन्होंने 4000 कंसल्टेशंस किए, तो उस 4000 कंसल्टेशंस में ये SIR पर चर्चा क्यों नहीं हुई? जी हाँ, ये सवाल पूछा गया है। और 2 महीने में आप कैसे कर लेंगे इसको? भाई आपने दिव्यांगा भ्रष्टाचार कहते हैं 25 दिन का समय बचा है। 25 दिन में आप ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से कर लेंगे, ये बताया जाना चाहिए जी। पिछली बार जब आपने किया था तो आपको 2 साल लगे थे, तो अभी आप 25 दिन में कैसे कर लेंगे? ये बहुत सारे सवाल जो है उठाए हैं जी। तो सुन लेते हैं क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की नेता, और इसको लेकर अब बुरी तरीके से चुनाव आयोग घिरा हुआ है कि वो कैसे बिहार में बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकालने का षड्यंत्र कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं। वोटर लिस्ट में इंटेंसिव रिव्यू करेगा, यानी गहन परीक्षण करेगा, और 1 महीने के भीतर वो लोगों से तमाम दस्तावेज मांग रहा है, ऐसे दस्तावेज जो लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास वो नहीं होंगे,
उसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। तो अब इसको लेकर काफी बड़ा विवाद, राजनीतिक विवाद होने की अब संभावना है और एक आंदोलन भी करेंगे, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे थे कि चुनाव आयोग से मुलाकात होगी। आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है, उस पर रहेंगी हमारी निगाहें। लेकिन बड़ी खबर जो ईरान और अमेरिका से आ रही है कि इस युद्ध में, ईरान और इस्राइल के बीच जो युद्ध हुआ उसको लेकर कैसे जुबानी जंग तेज हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप कैसे हमले कर रहे हैं ईरान पर और क्या क्या बातें कह रहे हैं। जबकि जो बातें ईरान की ओर से कही गई हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, धार्मिक नेता है, उनकी ओर से कही गई हैं, वो बातें पेंटागन ने भी कही हैं, यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने। लेकिन उस खबर को चलाने पर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की मीडिया पर ही भड़क गए थे, तो ईरान तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, अपनी मीडिया पर ही भड़क गए थे और बताने लगे थे झूठ है, हाँ, ये सब फेक न्यूज़ चला रहे हैं। अब उन्होंने आज एक ट्रुथ सोशल जो उनका है उस पर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और बड़ा धमकाने की बातें उन्होंने की और यहाँ तक कह दिया है कि वो मैंने आपको खौफनाक उससे मरने से आपको बचा लिया। हाँ। ये कहा है। और जो लिख रहे हैं वो मतलब सीधे कि नहीं तो आपको हम निपटा दिए होते। हाँ, सीधे यही कह रहे हैं, सीधे यही कह रहे हैं कि वो तो इजराइल के जो थे वो जहाज जो थे वो हमला करने के लिए पहुंच गए थे और वो तो मैंने आखिरी समय पर रोक लिया, पायलटों को उनके वापस बुलाया, वरना बहुत बड़ा हमला होने जा रहा था। ये कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम फिर जो है हमला कर सकते हैं और मैं तो आपके प्रतिबंध हटाने जा रहा था, लेकिन आपने जो कह दिया इसके बाद मैं प्रतिबंध नहीं हटाऊंगा, ये कह रहे हैं। असल में जो कल जो आया उनका बयान खामेनेई का परसों, उसमें उन्होंने जो चैलेंज दिया साफ तौर पे अमेरिका को कि भाई अगर आपने फिर जरूरत की तो आपके जो सैन्य अड्डे हैं वो हमारी निशाने पे हैं, हम उन पर फिर हमला करेंगे। उसके बाद ट्रंप जो है फिर बौखला गए एक तरीके से कहा जाए। उधर जिस तरीके से नेतन्याहू फंसे हुए हैं, जेल जाने की नौबत आ रही है, सोमवार को शायद जेल चले जाएंगे नेतन्याहू, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये देखा जाएगा सोमवार को क्या होगा, लेकिन वो समझा जा सकता है कि ट्रंप की परेशानी क्या है। उन्होंने जो सोशल पे लिखा है वो हम दिखा भी सकते हैं कि अंग्रेजी में क्या लिखा है और आप बता भी दीजिएगा कि हिंदी में। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो उनका खुद का है ट्रुथ सोशल, उसी पर अपनी बात करते हैं, क्योंकि एक समय उनको ट्विटर से हटा दिया गया था, बैन कर दिया गया था, वो अलग कहानी है, आपको पता ही होगी। तो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जो लिखा है उसको आप देख सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि युद्धग्रस्त ईरान के तथाकथित सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इतनी बेशर्मी और मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध जीता है, जबकि उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है। ऐसा नहीं है। एक महान आस्थावान व्यक्ति के रूप में उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनका देश तबाह हो गया, उनके 3 परमाणु स्थल नष्ट हो गए और मुझे ठीक ठाक पता था कि वे कहाँ छिपे हुए थे, और मैं इस्राइल या दुनिया में अब तक के सबसे महान और शक्तिशाली अमेरिकी सशस्त्र बलों को उनका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया और उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने अपना ये बयान जारी किया है ट्रुथ सोशल पर और कई सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं। लेकिन ये बात वो जो लिख रहे हैं, अपनी बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया, जबकि इस बात की जब हमला हुआ था तभी ईरान ने कहा था कि उसके परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि खुद पेंटागन की रिपोर्ट ये बता रही है कि ईरान के 3 परमाणु स्थलों को जहां पर अमेरिका ने अटैक किया कोई नुकसान नहीं हुआ, परमाणु कार्यक्रम उसका यथावत चल रहा है। थोड़ा बहुत उसमें डिले ज़रूर हुआ है क्योंकि बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी वहाँ की इमारतों पर बमों के हमले का प्रभाव पड़ा है, उसको नुकसान हुआ है। परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट को खारिज करते दिख रहे हैं, अपने देश की मीडिया की रिपोर्ट को खारिज करते दिख रहे हैं और ईरान पर हमला बोल रहे हैं, खमेनेई पर हमला बोल रहे हैं। हाँ, खमेनेई पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो उनको बचाया और उन्होंने मुझे था वो थैंक यू भी नहीं बोला। ये कह रहे, मतलब बहुत हास्यास्पद राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के इतिहास में शायद डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं। बहरहाल जो भी है, अब जो लिख रहे हैं आगे, जो जहाँ से उन्होंने अपनी बात समाप्त की है, अब वो कह रहे हैं कि ईरान को विश्व व्यवस्था के प्रवाह में वापस आना होगा, अन्यथा उनके लिए चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। वे हमेशा बहुत क्रोधित, शत्रुतापूर्ण और दुखी रहते हैं और देखिए कि इससे उन्हें क्या मिला है। एक जलता हुआ, उड़ा हुआ देश जिसका कोई भविष्य नहीं है, एक नष्ट हो चुकी सेना, एक भयानक अर्थव्यवस्था और उनके चारों ओर मौत। उनके पास कोई उम्मीद नहीं है और यह भी बदतर होता जाएगा। मैं चाहता हूं कि ईरान के नेतृत्व को एहसास हो कि आप अक्सर शहद से ज़्यादा पाते हैं जितना कि सिरके से मिलता है। जी, तो ये वो एक कहावत जो है कि आप सिरके से क्या पाते हैं, शहद से क्या पाते हैं, उसको कहते हो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपको मीठा मीठा बोलना चाहिए। जी, मीठा मीठा बोलना चाहिए। लेकिन ईरान की बातों की पुष्टि तो उनके देश का रक्षा मंत्रालय ही कर रहा है।
उसी की रिपोर्ट कर रही है और वो रिपोर्ट भी लीक हो गई। डोनाल्ड ट्रंप खुद हमें अपने देश में किस तरह से आम लोगों के बीच घिरे हुए नजर आ रहे हैं वो साफ दिख रहा है, और इस तरह के लंबे चौड़े ट्वीट अगर करना है उससे दिखाई पड़ रहा है कि वो कितनी परेशानी में है। हालांकि इसराइल की तरफ से इस तरह का कोई बयान अमलेंदु जी यानी वहां बेन्यामीन नेतन्याहू की ओर से ऐसा बौखलाहट भरा बयान नहीं आ रहा है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहा है। हाँ, नेतन्याहू तो खामोश होंगे, चूंकि नेतन्याहू ने तो ये मोर्चा खोला ही इसीलिए था कि किसी तरीके से जेल जाने से बच जाए। और जो उन्होंने दलील भी दी अदालत में, उनके वकील ने यही दलील दी कि साहब चूंकि ईरान से युद्ध चल रहा है तो 2 हफ्ते की जो है इसकी सुनवाई रोक दी जाए। अदालत ने कहा कि नहीं रुकेगी सुनवाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोक दिया जाए जी। तो ये सामने आ गया। तो अब नेतन्याहू के पास बौखलाने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को अपना भविष्य जो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उनका भविष्य क्या है जी। उनके 2 साथी पहले ही जेल जा चुके हैं और उनके भी जाने की बारी है समझिए जी। बिल्कुल, तो वो तो घिरे हुए हैं अपने देश की राजनीति में ही घिरे डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी प्रतिक्रियाएं जता रहे हैं, चाहे ईरान को लेकर हो, चाहे भारत को लेकर हो, या दुनिया के किसी भी देश को लेकर, उससे ये पता चल रहा है कि वो कितनी परेशानी में है और किस तरह से वहां पर उनके देश की जनता का उनके ऊपर दबाव है। वो जो अपने तमाम फैसले ले रहे हैं जिसमें किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और खुद से इतने महत्वपूर्ण फैसले लगातार ले रहे हैं। तो अब ये जुबानी जंग आगे कहां तक चलती है इस पर रहेंगी निगाहें। और बिहार में चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग का नया फरमान है, निश्चित तौर पर वो अब चुनाव आयोग को घेरने वाला है। वो दिखा रहा है, विपक्ष का जो आरोप है कि वो बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से उनका नाम काटने की साजिश रच रहे हैं। चुनाव आयोग इसमें अपने फरमान में कोई तब्दीली करता है, बदलाव करता है, या फिर विपक्ष के आंदोलन का इंतजार करता है, ये देखने वाली बात है। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।